हेलो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं डॉक्टर इनके भार्गव और आप सभी का भार्गव बायोलॉजी क्लासेस में बहुत सारा स्वागत है। तो अब हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th की सील द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। ये बोटनी का पार्ट है और इसमें करीब करीब हम लोग 4-5 क्लास अभी तक हम लोग कर चुके हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़े थे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। 12th के भी बहुत सारे क्लासेस इस चैनल पर हो चुके हैं ऑलरेडी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बैंक लगा सकते हैं और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं जिनको सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में बायोलॉजी जानी है। खैर, आज का जो हम क्लास है ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आए के एक ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़े थे। एक बार मैं आप लोगों को फटाक से रिवाइज करा देता ताकि आगे के आपको समझ में आ जाए। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है बच्चों? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आपके सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क होता है जो एक दूसरे से स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक साथ मिलकर फंक्शन को कोऑर्डिनेट कराते हैं। तब इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स आते हैं? तो सबसे पहला ऑर्गेनल्स जो न्यूक्लियस के बहुत ही करीब सटा होता है उसके आउटर मेम्ब्रेन से, उसे बोलते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग गोल्जी एपेटस, तीसरा लाइसोसोम और लास्ट जो इसमें आता है उसे बोलते हैं हम लोग वैक्यूल्स। तो पिछले क्लास में हम लोग एक ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ चुके हैं यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें पढ़े थे कि दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक पहला रफ और दूसरा स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके आउटर सरफेस पे आपके राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं जिसके सरफेस पे आउटर सरफेस पे कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। तो प्रोटीन के प्रेजेंस की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम के प्रेजेंस की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके लिपिड्स एंड ऑयल्स का फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन का भी फॉर्मेशन करता है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, बहुत सारे हार्मोन्स, स्टेरॉयडल हार्मोन जो कि फॉर्मेशन किया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। तो आज के क्लास में हम उसके आगे के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे और ये जो हमारा ऑर्गेनल्स है ये है हमारा गोल्जी एपरेटस, जिसको हम लोग गोल्जी बॉडी के नाम से भी जानते हैं। चलिए तो जानते हैं कि गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी होता क्या है। देखिए, पिछले क्लास में बताए थे कि जो भी आपके फॉर्मेशन कराए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा वो गोल्जी एपरेटस में आके मॉडिफाई होते हैं और उनका पैकेजिंग होता है। तो ये फंक्शन होता है गोल्जी एपरेटस का। सबसे पहले जो गोल्जी एपरेटस को स्टैंड किया था, आइडेंटिफाई किया था, ऑब्जर्व किया था, वो था कैमिलो गोल्जी ने। ऑब्जर्व बाई या स्टैंड बाई और स्टैंड बाई कैमिलो गोल्जी, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा गोल्जी एपरेटस। याद रखेंगे, कैमिलो गोल्जी के द्वारा सबसे पहले स्टैंड किया गया था, देखा गया था, इसीलिए इनके नाम पर पड़ा ये गोल्जी एपरेटस। ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके स्ट्रक्चर में जो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। सबसे पहले ये वेसिकल्स फॉर्म में आता है। जो भी आपके सब्सटेंसेस आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये वेसिकल्स फॉर्म आते हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में और ये एक दूसरे की पैरेलल दिखाई पड़ते, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। और ये सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और एक दूसरे की पैरेलल होते हैं, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं हम लोग गोल्जी एपरेटस। ठीक है, अब देखिए इसका जो कन्वेक्स वाला पार्ट है यानी उभरा हुआ पार्ट है बाहर की तरफ में, इसे हम लोग सिस बोलते हैं और जो अंदर वाला कनकेव वाला पार्ट है बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, और ये जो भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है ये आगे वेसिकल्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उसको आगे वेसिकल्स फॉर्म में ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं। इसके काम करते जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट कर लेंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। तो इसके ये इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि ये आपके सिस्टर्नी फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके कन्वेक्स वाला जो सिरा तो सिस बोलते हैं और अंदर में कनकेव वाला सिरा को हम लोग ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट करेंगे या नोट डाउन कर लेंगे ताकि हम लोग आगे की तरफ बढ़ सके।
लोग देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो आपका फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर और सिस्टर्नी पैरेलल टू ईच अदर, ये कैसा होता है, फ्लैट होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिस्टर्नी समझते जैसे लाइक थाली, एक दूसरे के ऊपर जो थाली रख दिए जाते हैं वैसे कुछ एपियर दिखाई पड़ता है, ये इसे सिस्टर्नी बोलते हैं और एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। ठीक है, पहली बात। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है, मेन फंक्शन इज टू modification of substances and packaging, सब्सटेंसेस का पैकेजिंग करना और उसका मॉडिफिकेशन करना होता है ताकि आगे की तरफ इसको ट्रांसफर किया सके। जैसे अगर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस करके वेसिकल्स फॉर्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो भी प्रोटीन बनता है उसको वेसिकल्स फॉर्म में कन्वर्ट करके अगर गोल्जी एपैरेटस को दिया जाता है तो गोल्जी एपैरेटस उसमें लिपिड्स, सॉरी ये शुगर के कुछ मॉलिक्यूल्स को ऐड करके उसको ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। अगर लिपिड्स दिया जाता है तो वो उसको ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये होता है इसका मॉडिफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो ये अपने को याद रखना है कि गोल्जी एपैरेटस क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका नाम किसके नाम पर पड़ा, इसका फंक्शन क्या होता है। चलिए जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला जो हमारा ऑर्गेनेल है बच्चों वो है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो फॉर्मेशन होता है ये आपके ये गोल्जी एपैरेटस के जो है ये क्या बोलते हैं वेस्कुलर गोल्जी एपैरेटस ही आगे चल के पैकेजिंग करके आपके बनाता है लाइसोसोम। चलिए तो अगला हमारा ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। हेड देंगे लाइसोसोम। देखिए क्या होता है, जो आपके गोल्जी एपैरेटस है, ये गोल्जी एपैरेटस जो कोई भी चीज का फॉर्मेशन करता है वो आगे वेसिकल्स फॉर्म में ये आगे ट्रांसफर कर देता है। तो ये बना लेता है आपका लाइसोसोम, जो ऐसे छोटे छोटे गोल गोल दाने के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। और इनके अंदर आपके इंजाइम पाए जाते हैं बच्चों, हाइड्रोलिटिक इंजाइम, जिसका मेन फंक्शन होता है सेलुलर डाइजेशन। इसके अंदर आपके पाए जाते हैं, ये खाली जो जगह होता है इसे वेसिकल्स बोलते हैं, इसके अंदर आपके हाइड्रोलिटिक इंजाइम पाए जाते हैं जिनके अंदर एक एसिडिक पीएच होता है और इसका मेन फंक्शन होता है सेलुलर डाइजेशन। यानी वैसे सेल्स जो आपके बॉडी में डिसफंक्शन हो चुके हैं, फंक्शनल नहीं है या वर्न आउट सेल हैं, तो वैसे सेल्स को ये डैमेज सेल होते हैं उसको डाइजेस्ट कर देता है। यानी जैसे ये फटता है तो इसके अंदर का जो भी हाइड्रोलिटिक इंजाइम है यानी एसिडिक पीएच वो बाहर निकलता है और सेल को डाइजेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो सेल वहां से गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके साथ साथ ये सेलुलर इम्यूनिटी भी देने काम करता है। हम सभी जानते हैं कई बार हमारे बॉडी में पैथोजेंस भी एंटर कर जाते हैं जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, तो जैसे हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो ये जो लाइसोसोम होता है ये लाइसोसोम फट जाता है और इसके अंदर का जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो बाहर निकलता है और बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो मेन फंक्शन इसका होता है सेलुलर डाइजेशन। तो लिख सकते हैं यहां पे कि फॉर्म बाय द पैकेजिंग ऑफ गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी एपैरेटस की पैकेजिंग के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है लाइसोसोम्स का। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। दूसरी चीज कंटेन हाइड्रोलिटिक इंजाइम, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम
है ना, मतलब एसिडिक पीएच। इसके पास में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, एसिडिक पीएच आता है फॉर सेलुलर डाइजेशन, फॉर सेलुलर डाइजेशन। जैसे अगर प्रोटीन का डाइजेशन करना बच्चों, तो इसमें होता है प्रोटीएजेस। क्या होता है? प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस क्या हो गया? तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अगर लिपिड्स का, सॉरी ये क्या बोलते हैं, लाइपेज, लिपिड्स का करना है तो हो जाएगा लाइपेजेस। अगर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना है तो इसके पास में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेजेस। ये सारे जो है आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, जो आपके डिस्फंक्शन सेल का या किसी वर्न आउट सेल का सेलुलर डाइजेशन कराने का काम करते हैं। तो ये बात अपने को क्या याद रखना लाइसोसोम में, कि गोल्जी एप्रेटस के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसके पास में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है जिसका एसिडिक पीएच होता है, एसिडिक पीएच याद रखेंगे, और जिसका फंक्शन क्या होता है? सेलुलर डाइजेशन। जैसे प्रोटीन का डाइजेशन करना है तो प्रोटीएजेस, लिपिड का डाइजेशन करना है तो लाइपेजेस, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना है कार्बोहाइड्रेजेस। ये सारे जो है प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, ये सारे के सारे क्या है बच्चों? ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो कि सेलुलर डाइजेशन कराने में मदद करते हैं। चलिए, अच्छा एक चीज और, ये आपका सेलुलर डाइजेशन कराने का काम करते हैं, अपने ही सेल को डाइजेस्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो लिख सकते हैं ऑल्सो नॉन एज सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग के नाम से इसे हम लोग जानते हैं आम भाषा में। ठीक है, जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। आई होप आप लोगों को क्लियर है। चलिए, तो इसमें हम लोग को आगे की तरफ पढ़ना है। दूसरा लास्ट जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेल्स आता है वो है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स कुछ नहीं बच्चों, ये आपके मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और इसके अंदर कुछ आपके जो है वेस्ट मटेरियल वगैरह पाए जाते हैं, कुछ आपके स्टोरेज बॉडी होता है जिसके अंदर कुछ आपके सब्सटेंस का स्टोरेज होता है। स्पेशली प्लांट्स में तो ये आयंस का स्टोरेज करता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, तो अगला जो हमारा ऑर्गेनेल्स है बच्चा वो है वैक्यूल्स, और ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का लास्ट ऑर्गेनेल है। चलिए हेडिंग देंगे वैक्यूल्स। देखिए बच्चा, ये आपका होता है सेल। तो सेल के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये खाली स्पेस को लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अगर ये एनिमल सेल है तो पहले इसे पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल है तो इसके बाहर एक और आपके कवरिंग देखने को मिलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। ये आप लोग पहले से ही जान रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों सेल वॉल। इसके आउटर कवरिंग को बोलेंगे सेल वॉल। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे अपना पाया जाता है न्यूक्लियस, जैसे कि आप लोगों को हम बता चुके हैं, और न्यूक्लियस से जुड़े हुए कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एप्रेटस, ये सारे ऑर्गेनेल्स यहाँ पे होते हैं। और देखिए इसके बाद जो खाली स्पेस पाया जाता है उसमें आपके पाए जाते हैं वैक्यूल्स। तो ये खाली जो स्पेस देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं वैक्यूल्स, क्योंकि ये प्लांट्स में साइज में बड़े होते हैं। करीब करीब प्लांट्स में साइटोप्लाज्म की जो स्पेस होता है उसका 90% एरिया कवर जो करता है वो वैक्यूल से कवर करता है, जबकि एनिमल में ये साइज में छोटे होते हैं या न के बराबर होते हैं। तो याद रखेंगे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की पहचान कैसे करते हैं? वैक्यूल्स के आधार पे। अगर वैक्यूल्स का साइज बड़ा है तो वो आपका प्लांट सेल है, अगर वैक्यूल का साइज छोटा है या नहीं है तो वो आपके एनिमल सेल हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसे बोलते हैं हम लोग वैक्यूल्स। अच्छा, जो वैक्यूल्स का जो आउटर मेम्ब्रेन है जो ये, इस आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। ये बात अपने को याद रखना है।
चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये नोट डाउन कर लेंगे। आई होप क्लियर है कि आपका जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर कुछ खाली स्पेस पाया जाता है ना, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें कुछ स्टोरेज होता है, स्पेशली वेस्ट प्रोडक्ट्स, आयंस वगैरह, तो उसे हम लोग बोलते हैं आपके वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के आउटर जो मेम्ब्रेन होता है उसे बोलते हैं हम लोग टोनोप्लास्ट, ठीक है, जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स को मेंटेन करके रखता है। चलिए अब जो है आपके वैक्यूल्स तीन तरह के होते देखने को मिलता है जनरली। एक जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग सेंट्रल वैक्यूल्स, दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग फूड वैक्यूल्स, और तीसरा जो टाइप का वैक्यूल्स होता है उसे बोलते हैं हम लोग कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये तीन तरह का वैक्यूल्स का नाम अपने को याद रखना है। पहला सेंट्रल वैक्यूल्स, दूसरा फूड वैक्यूल्स और तीसरा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। सेंट्रल वैक्यूल्स किसमें पाए जाते हैं बच्चों? तो सेंट्रल वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं प्लांट्स में। फूड वैक्यूल्स किसमें देखने को मिलता है? तो फूड वैक्यूल्स पाया जाता है अमीबा में। अमीबा एक एक्वेटिक एनिमल्स है जिसके अंदर फूड वैक्यूल्स पाया जाता है, और वो जो है जैसे ही आपके सूडोपोडिया के द्वारा फूड अंदर आता है तो वो फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है जिसके अंदर फूड का स्टोरेज करता है। और अगला है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी जो पाया जाता है ये अमीबा के अंदर ही पाया जाता है, जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्री जो आपके फूड मटेरियल उसको बाहर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करने में मदद करता है। तो याद रखेंगे तीन तरह का वैक्यूल्स है, सेंट्रल वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। सेंट्रल वैक्यूल्स प्लांट में पाए जाते हैं, फूड वैक्यूल्स अमीबा में पाया जाता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स अमीबा में ही पाए जाते हैं। चलिए अब इसके बारे में दो लाइन हम लोग थोड़ा सा लिख लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। तो हमारा अगला इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसका सीरियसली जैसे हम नोट्स आपको लिखा रहे हैं वैसे ही आप लोग नोट्स जरूर बनाएं, इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। फायदा क्या होगा कि आपको रिवाइज करने में बहुत ही मदद मिलेगी, और इससे आपको एक कंटेंट भी मिल जाएंगे जो कि आपको क्वेश्चंस लगाने में बहुत मदद करेंगे। तो आपके जो वैक्यूल्स होते हैं तो ये जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस और storage of waste products, ions, etc. In plants, vacuoles cover 90% of the cytoplasm, while in animals it is a smaller in size. The outer membrane of vacuoles is called tonoplast. जो आपके वैक्यूल्स का आउटर मेम्ब्रेन होता है उसे हम लोग टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपने को याद रखना है कि पहली बात ये मेम्ब्रेन बाउंड एक स्पेस होता है, खाली जगह होता है जो एक्चुअली में स्टोरेज करता है। किस से स्टोरेज करता है? तो वेस्ट प्रोडक्ट्स, आयंस, वाटर, एटीसी। प्लांट्स में जो आपका वैक्यूल्स होता है वो करीब करीब 90% एरिया कवर करता है साइटोप्लाज्म का, जबकि एनिमल्स में ये स्मॉलर इन साइज होता है। ये बात अपने को याद रखना है। जो आपके वैक्यूल्स का आउटर मेम्ब्रेन होता है बच्चों, इसको हम लोग टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे ताकि हम आगे बढ़ सके। चलिए तो अब जो है हमारा कंप्लीट हो गया इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब इसी क्रम में एक और ऑर्गेनेल्स आता है जो कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट तो नहीं है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल के फंक्शन के लिए, और ये हमारा ऑर्गेनेल्स बच्चा आपके माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है जिसका मेन फंक्शन होता है आपके सेल के अंदर एनर्जी
यानी एटीपी का फॉर्मेशन करना। तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग जल्दी से आगे की तरफ में बढ़ सके। चलिए, तो अगला जो हमारा ऑर्गेनेल्स रहेगा इस क्रम में वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर कोई भी डाउट्स क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले आपकी डाउट्स को क्लियर करके ही आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग रहेगा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये आपके सॉसेज शेप का या सिलेंड्रिकल शेप का डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, जिसके आपके दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन दूसरा इनर मेम्ब्रेन। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है, देख सकते हैं। ये जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका सेल, ये आपका एक सेल हो गया। इस सेल के अंदर आपका हो जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया। इमेजिनेशन कीजिए ये सॉसेज शेप का एक ऑर्गेनेल्स हो गया जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, एक आपके आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा जो होता है जो इनर मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है जिसका मेन फंक्शन होता है आपके सेल के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन करना, यानी एटीपी के फॉर्म एनर्जी बनाना। तो देख सकते हैं ये हो गया आपके आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग इनर मेम्ब्रेन, है ना, याद रखिए। अच्छा बच्चों देखेंगे जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये अंदर की तरफ में बहुत ही ज्यादा फोल्डेड होता है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। और ये अंदर की तरफ फोल्डेड जो मेम्ब्रेन होता है इस तरह से देख सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टा। ये बहुत ही ज्यादा फोल्डेड की होती है, इसके पीछे का रीजन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्रिस्टा। ठीक है, ये बात याद रखना है। और ये जो खाली स्पेस दिख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। ये बात अपने को याद रखना है, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। चलिए ये तो समझ में आ गया सर। अब इसका फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले ये चीज समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेल के अंदर जो भी एनर्जी प्रोडक्शन करने का काम करता है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। तो देखिए होता क्या है, कहानी शुरुआत होती है आपके डाइजेशन से। जैसे ही आप फूड मटेरियल को कंज्यूम करते हो तो उसमें जो भी आपके कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं वो डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू सिंपलर फूड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी वो डाइजेशन होने के लिए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपके माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो कि फूड मटेरियल में जो भी ग्लूकोज वगैरह पाए जाते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली ब्लड के थ्रू आपके सेल तक पहुंचा देते हैं। जैसे ही सेल के पास में जाता है ग्लूकोज तो ये रॉ मटेरियल होता है, ये ग्लूकोज डायरेक्ट हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं देता है। इस ग्लूकोज का भी आगे फर्दर डिवीजन करना होता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन करना होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जब करते हैं तो उसे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और इससे हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है एटीपी के फॉर्म में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसकी प्रोसेस सबसे पहले शुरू कैसे होती है, तो देखिए रेस्पिरेशन चाहे आपके एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, उसका सबसे पहला प्रोसेस शुरू होता है सेल के साइटोप्लाज्म। कहां शुरू होता है बच्चों, सेल के साइटोप्लाज्म। होता क्या है कि देखिए ग्लूकोज है, 6 कार्बन के चेन का ग्लूकोज होता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन चेन का आपका ग्लूकोज होता है, यानी C6H12O6। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में आपको बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, इस बॉन्ड को तोड़ना है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जैसे ही इन बॉन्ड को हम लोग तोड़ते हैं यानी इसका करते हैं हम लोग ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोलाइसिस, यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ये 6 कार्बन चेन से ये 3 कार्बन चेन में कन्वर्ट हो जाता है और ये बना लेता है आपको पायरुविक एसिड या पायरुवेट बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चों, पायरुविक एसिड या पायरुवेट। ये बात याद रखना है, ग्लाइकोलाइसिस होगा, 6 कार्बन चेन कन्वर्ट हो जाएगा 3 कार्बन चेन में और बन जाता है पायरुवेट या पायरुविक एसिड। अब देखिए यहाँ पे मात्र आपको एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है, मान एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है।
लेकिन अपने को एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी का फॉर्मेशन करना है। तो बाकी जो प्रोसेस रहा वो आपके होते हैं सेल के मैट्रिक्स रीजन में। और यहाँ पे जैसे ही पायरुवेट या पायरुविक एसिड आता है बच्चों, तो यहाँ पे एक स्पेशल साइकिल चलता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रैब्स साइकिल। और इस क्रैब्स साइकिल से आपके दो आपके बनते हैं सब्सटेंसेस या केमिकल, जिसे बोलते हैं NADH और FADH, यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइहाइड्रोक्सीथीन। ये बात अपने को याद रखना है। NADH और FADH दो केमिकल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और NADH ये क्रैब साइकिल के जितना क्रैब साइकिल चलेगा उतना आपके NADH और FADH बनते हैं। उसके बाद ये NADH और FADH जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसे हम बोलते हैं ATP ETC। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ आपके जो आपके इनर मेम्ब्रेन जो क्रिस्टा होते हैं बहुत फोल्डेड होते हैं। इसके पीछे कारण ये भी है कि यहाँ पे आपके बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, क्योंकि आपके फोल्डेड होने से सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और सरफेस एरिया बढ़ जाने से ज्यादा एंजाइम यहाँ पे अटैच रहेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा एंजाइम यहाँ पे रहेंगे। तो इसे बोलते हैं ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, शॉर्ट फॉर्म में से हम लोग बोलते हैं ETC। जैसे ही बच्चों यहाँ पे ETC के पास जाते हैं तो एक एक करके करीब करीब 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये 38 ATP एक बार में नहीं बनता है, कई साइकिल चलते हैं क्रैब साइकिल, कई बार आपके NADH FADH बनते हैं, तब जाके अब 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके आपको ATP बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम लोग एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। आई होप आप लोग क्लियर है। चलिए एक बार सम अप कर देते हैं। अभी मैंने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जैसे और सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं वैसे ही आपके माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया किस शेप का होगा, कितना नंबर्स में होगा, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का सेल है। अब देखिए ये सेल का साइटोप्लाज्म, इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि एक्चुअली सॉसर या सिलिंड्रिकल शेप का है, डबल मेम्ब्रेन है, देख सकते हैं। तो अंदर वाला मेम्ब्रेन बहुत ही ज्यादा फोल्डेड है, इसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टा, और इसके बीच के जो स्पेस होता है इसे बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब देखिए जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन करने का जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहले शुरू होता है सेल के साइटोप्लाज्म। जैसे ही सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज आता है तो ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, 6 कार्बन चेन से ये 3 कार्बन चेन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर ये पायरुविक एसिड जाता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स रीजन में। यहाँ पे स्पेशल साइकिल जिसे बोलते हैं हम लोग क्रैब साइकिल, और क्रैब साइकिल के द्वारा यहाँ पे 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे NADH FADH का फॉर्मेशन होता है, और NADH FADH जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, ETC में जाता है, तब जाके की करके यहाँ पे 38 ATP का फॉर्मेशन करता है। और ये ATP हमारे बॉडी में एनर्जी देने का काम करता है। तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अगर फिर भी आप लोग कोई डाउट से क्यूरी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको डाउट्स क्लियर करेंगे। चलिए अब हम लोग इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे हम लोग कि सॉसेस या सिलिंड्रिकल शेप्ड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। आउटर मेम्ब्रेन is clear and inner membrane is folded, known as क्रिस्टा। इसे हम लोग क्रिस्टा के नाम से
जानते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। चलिए, मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन इन एरोबिक respiration, that is formation of ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी को ऑल्सो नॉन एज इनर्जी करेंसी, इसे हम लोग इनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे पास हमारा जो एनर्जी होता है वो पैसा होता है, रुपीज होता है, वैसे ही सेल का जो एनर्जी होता है, जो करेंसी होता है, वो होता है एटीपी। जितना आप एनर्जी खर्च करते हो इसका मतलब है आप एटीपी खर्च कर रहे हो। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बच्चों, ये सॉसेज या सिलिंड्रिकल शेप का डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। पहली बात याद रखेंगे। दूसरी चीज, दो मेम्ब्रेन से बना होता है। आउटर मेम्ब्रेन क्लियर होता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है, जिसे हम लोग क्रिस्टा के नाम से जानते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन करना, यानी एटीपी का फॉर्मेशन करना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाना, जिसके हम लोग एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। आई होप आप लोग को सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे प्लास्टिड, आपके राइबोसोम, और भी जो बचे हुए सेल ऑर्गेनल्स है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू सो मच।